फर्टिलाइजेशन टॉपिक पे थे हम. Till now we have discussed about the male reproductive system, female reproductive system, how male gametes are formed, that is spermatogenesis, how female gamete is formed, oogenesis, release of the egg is known as the ovulation. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि एग रिलीज कैसे होता है, एग बनता कैसे है, स्पर्म कैसे बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कौन सी सेल्स में बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, राइट. उसके बाद हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर, एग का स्ट्रक्चर ये पढ़ा था. मतलब इन शॉर्ट हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जान चुके हैं, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट के बारे में जान चुके हैं कि मेल गेमीट कैसे है स्पर्म और फीमेल गेमीट क्या है एग, ओवम और सेकेंडरी oocyte. इनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से काफी अलग है, ठीक है. इनमें मोटाइल कौन होते हैं, स्पर्म मूव कर सकते हैं, लेकिन एग्स जो है वो ज्यादा मोटाइल नहीं होते, राइट. तो अब है कि ये दोनों का फ्यूजन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन. पहला हमने पढ़ा गेमेटोजेनेसिस कि गेमीट्स कैसे बनते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी फर्टिलाइजेशन कि मेल और फीमेल गेमीट फ्यूज कैसे होते हैं और एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज द जाइगोट. फर्टिलाइजेशन को हम स्टेप्स में पढ़ेंगे वन बाय वन करके. इंस्टेड ऑफ द थ्योरी इन द पैराग्राफ पोर्शंस हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 7 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे और उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. दैट विल बी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू कि स्टेप वाइज क्या क्या होता है. पहला क्या होगा, अप्रोच ऑफ द स्पर्म. देखो प्यूबरिटी की एज के बाद जब वक्त है फर्टिलाइजेशन का, स्पर्म मेल के अंदर बन चुका है. क्या होता है, जब एक बार इजैकुलेशन होती है, जब मेल अपना सीमेन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज करता है, तो वन सिंगल इजैकुलेशन, इजैकुलेशन का मतलब होता है दैट रिलीज ऑफ द स्पर्म. एक सिंगल इजैकुलेशन में 3 से 3.5 मिलीलीटर सीमेन होता है, बहुत कम होता है, 3 to 3.5 मिलीलीटर. उस इतने कम वॉल्यूम में भी मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं. अब इनको मूव करना है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूव करना है. वेजाइना से कहाँ जाना है उन्हें, फेलोपियन ट्यूब तक. क्योंकि देखो फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, सब पढ़ चुके हैं हम, एम्पुला के अंदर. एम्पुला कहाँ है, फेलोपियन ट्यूब में. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पढ़ा था तुमने, वेजाइना से वो कहाँ जाएगा, एम्पुला में. यूट्रस को क्रॉस करता हुआ कहाँ जाएगा, एम्पुला के अंदर. क्या क्या चीजें उसको हेल्प करती हैं, टेल की मूवमेंट हेल्प करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं सीमेन के अंदर, वो हेल्प करते हैं. क्या होता है, सीमेन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स है और ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. मतलब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है मसल्स में जो स्पर्म को अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वेजाइना से फेलोपियन ट्यूब तक ले जाने में. यूट्रस की एस्पिरेटरी मूवमेंट होती है, यूट्रस भी एस्पिरेटरी मूवमेंट शो कर रहा होता है, कंट्रैक्ट कर रहा होता है, सक्शन जैसा प्रेशर क्रिएट करता है कि वो ऊपर की ओर खींचता है, ठीक है. तो ये सारे जो फैक्टर्स है बेटा, ये स्पर्म को मूवमेंट में मदद करते हैं. अब कुछ चीजें हिंड्रेंस भी करती हैं. यूट्रस को क्रॉस करके जाना है उसको एम्पुला के अंदर, यूट्रस के एंडोमेट्रियम काफी थिक होते हैं, उसको क्रॉस करके जाना होता है, जो एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है. फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एसिडिक पीएच होता है, फैगोसाइट्स होती हैं जो उसको किल करती हैं स्पर्म को. तो कुल मिला के उन 200-300 मिलियन स्पर्म में से सिर्फ लगभग 100 स्पर्म, 100 स्पर्म ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुली एम्पुला तक पहुंच पाते हैं. तो ये उसका आंसर है कि इतने सारे स्पर्म्स रिलीज क्यों होते हैं, क्योंकि दे हैव टू क्रॉस सो मेनी बैरियर्स, जिनमें से वो डेड भी हो जाएंगे, डैमेज भी हो जाएंगे. जो एक्टिव फंक्शनल स्पर्म होंगे वो बहुत कम वहां तक पहुंचते हैं. नेक्स्ट है कैपेसिटी. स्पर्म की स्पीड कितनी होती है, 1 to 4 मिलीमीटर पर मिनट. कैपेसिटेशन का मतलब होता है जब स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंटर करता है तब वो फंक्शनल मैच्योरिटी अटेन करता है. उससे पहले वो फंक्शनली मैच्योर नहीं होता, फुली फॉर्म्ड होता है, मॉर्फोलॉजिकली वो मैच्योर होता है, लेकिन फंक्शनली मैच्योर वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ही होता है. क्यों फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ही होता है, आप स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो. सबसे ऊपर एक्रोसोम था, एक्रोसोम के ऊपर एक लेयर होती है स्टिरोल्स और ग्लाइकोप्रोटीन की. तो जब वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आता है तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कुछ केमिकल रिलीज करता है, जिन केमिकल्स की वजह से वो स्टिरोल और ग्लाइकोप्रोटीन हट जाते हैं. अब जब वो मेम्ब्रेन वीक हो जाएगी तो उसके अंदर कैल्शियम आयन अंदर जाएंगे, जिससे एक्टिविटी है जो स्पर्म की वो इंक्रीज हो जाएगी. दूसरा, जब मेम्ब्रेन वीक होएगी तो स्पर्म लाइसिन रिलीज करेंगे, जो स्पर्म लाइसिन है वो एग को पेनिट्रेट करने में मदद करते हैं. समझ रहे हो. कैपेसिटेशन का मतलब है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाने के बाद स्पर्म का फंक्शनली मैच्योर होना. तो क्या क्या 2 इवेंट हुए हैं.
पहला, एक्रोसोम की मेम्ब्रेन से स्टिरोल और ग्लाइकोप्रोटीन हट गए, ठीक है, स्टिरोल और ग्लाइकोप्रोटीन हट गए, ये हटने की वजह से कैल्शियम आयन अंदर चले गए, और दूसरा स्पर्म लाइसिन बाहर निकल गए। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो फंक्शनली उसको एक्टिव बना रहे हैं, राइट। तो इस तरह से 100 स्पर्म्स जो हैं, लगभग 100 एक अप्रोक्सीमेट आइडिया है, ये कम ज्यादा हो सकते हैं, जो एम्पुला तक पहुंचते हैं। चलो, इतना हो गया कि मेल ने अपने स्पर्म को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट कर दिया। अब वो आगे की ओर प्रोसीड कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एम्पुला की तरफ, एग की तरफ जाएंगे। वो एग ओवरी से रिलीज होकर एम्पुला में आएगा, स्पर्म वेजाइना से एम्पुला में जाएंगे। तो फ्यूजन इनका कहाँ होगा? एम्पुला में। अगर सही समय पर दोनों एक साथ रिलीज हो जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होना काफी हद तक तय है, ठीक है। सेकेंड, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। सपोज वो दोनों सामने आ गए, एक साथ हो गए, अब आपस में आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी है। एग फर्टिलाइजिंग रिलीज करता है, स्पर्म एंटी फर्टिलाइजिंग रिलीज करता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। एग बड़ा होता है, वो छोटा फर्टिलाइजिंग रिलीज करता है, एंटी फर्टिलाइजिंग नाम बड़ा है, एंड इट इज सिक्रेटेड बाय द स्पर्म। फर्टिलाइजिंग इज अ केमिकल व्हिच हैज स्पर्मोफिलिक साइट्स। क्या होता है फर्टिलाइजिंग के अंदर? स्पर्मोफिलिक साइट्स होती हैं, ये देख रहे हो, ये एग है, इस एग के ऊपर एक ये बनाया है फर्टिलाइजिंग, ये साइट्स हैं, ये और ये, यहाँ आके स्पर्म इस पे बाइंड करेंगे। स्पर्म बाइंड्स टू द एग at the spermophilic sites. These sites are limited, so out of the 100 only limited number of the sperm will bind to the egg. Every fertilization has 2 to 3 sites. समझो इस बात को ध्यान से, ये कहते हैं कि एक एग के ऊपर 2 या 3 स्पर्म फर्टिलाइजिंग नहीं होते हैं, ज्यादा नहीं होते, और एक फर्टिलाइजिंग सिर्फ 2-3 स्पर्म को ही बाउंड कर सकता है। ये वो रीजन है, इसी वजह से उन 100 में से भी कुछ स्पर्म्स ही हैं जो एग के कांटेक्ट में आएंगे, सारे नहीं आएंगे। दूसरा इसका फायदा क्या है? स्पेसिफिसिटी मेंटेन है। अगर बाय चांस किसी और स्पीशीज के स्पर्म के कांटेक्ट में आ गया है एग, तो वो उससे बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि फर्टिलाइजर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो दिस मेंटेन द स्पेसिफिसिटी and uniqueness of the species, and this also help in thin out the number of the sperm. 100 के 100 एग से फ्यूज ना कर जाएं, इसीलिए ये एक रिकॉग्निशन का पॉइंट बनाया गया है। फर्टिलाइजर देखो बड़ा सिंपल है, एग के ऊपर एक फर्टिलाइजर है, ठीक है, उस फर्टिलाइजर पे साइट्स हैं, स्पर्मोफिलिक साइट्स कहते हैं, ये काफी कम होती हैं, तो बहुत कम नंबर ऑफ स्पर्म्स हैं जो आके बाइंड कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए इसमें स्पेसिफिसिटी मेंटेन रहेगी। एक तो किसी भी स्पीशीज का स्पर्म बाइंड नहीं कर सकता, दूसरा जो नंबर है वो थिन आउट हो जाएगा, मतलब बहुत सारे स्पर्म बाइंड नहीं करेंगे, कुछ स्पर्म ही है जो बाइंड कर सकेंगे क्योंकि साइट्स लिमिटेड है। रिलीज ऑफ द स्पर्म लाइसिन, अब स्पर्म आया, बैरियर्स को क्रॉस करता हुआ कैसे भी वहां तक पहुंच गया, फर्टिलाइजर से बाइंड कर गया। अब स्पर्म क्या करेगा? मेम्ब्रेन उसकी पहले ही वीक हो चुकी थी कैपेसिटेशन के दौरान, ठीक है, स्टोरी की तरह समझो इसको, वो लाइटिक एंजाइम रिलीज करेगा। 3 तरह के लाइटिक एंजाइम रिलीज करता है वो, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स, हाइलुरोनिडेज एंड एक्रोसिन एंजाइम। मतलब एक एंजाइम कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करता है, एक एंजाइम हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करता है, और एक एंजाइम जोना पैलिसुडा को डिसॉल्व करता है। कुल मिला के स्पर्म लाइसिन का काम है एग की मेम्ब्रेन्स को डिसॉल्व करना, ताकि जो एग है वो स्पर्म जो है वो एग के अंदर जा सके। और स्पर्म की पॉइंट ऑफ एंट्री क्या होगी बेटा? पॉइंट ऑफ एंट्री होगी एनिमल पोल, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो उस तरफ प्रेजेंट है। अब एंट्री डिसॉल्व कर दी मेम्ब्रेन, जो कोरोना रेडिएटा, ये देखो ये लिखा हुआ है, पहला एंजाइम है ना जो कोरोना रेडिएटा एंजाइम, इट डाइजेस्ट द सेल ऑफ द कोरोना रेडिएटा। दीज सेल्स are held together by the gelatinous glue-like material. This glue is hyaluronic acid. तो hyaluronides उस glue को डिसॉल्व कर देगा ताकि मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाए, और तीसरा वाला जोना पैलिसुडा को कर देगा। अब अंदर क्या बच गई? विटिलाइन मेम्ब्रेन। पढ़ चुके हो ना एक का स्ट्रक्चर, ऊपर कोरोना रेडिएटा है, जोना पैलिसुडा है, अंदर क्या है? विटिलाइन मेम्ब्रेन। जैसे ही देखो ये स्पर्म है, ये एग के कांटेक्ट में आया, बाहरी मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो चुकी है, ये न्यूक्लियस है, विटिलाइन मेम्ब्रेन थोड़ी सी उठ जाती है, उठाव आ जाता है, इस उठाव को कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? फर्टिलाइजेशन कोन। This cone is the point at which fusion take place. Very very important. देखो स्पर्म मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता हुआ आ गया,
अब वो मेम्ब्रेन, विटलाइन मेम्ब्रेन ऊपर की ओर उठ गई, तो इसको हमने क्या नाम दिया, फर्टिलाइजेशन कॉन। अभी वैसे तो मैं एग एग बोल रही हूँ, बट टिल नाउ ये एग नहीं है, ये सेकेंडरी ओसाइट है, ठीक है। सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस 1 में ही अटका हुआ था अब तक। मैंने आपको एक लेक्चर में समझाया था कि सेकेंडरी ओसाइट की मियोसिस 2 तब होगी जब वो स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा, ध्यान है। हम ओव्यूलेशन में भी क्या बोलते हैं, रिलीज ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट, वो मियोसिस 1 में ही अटका था। मियोसिस 2 कब स्टार्ट होती है, जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आता है, उस वक्त वो स्टिमुलेट हो जाता है और क्या हो जाएगी उसमें स्टार्ट, मियोसिस 2, राइट। स्टार्ट ऑफ द मियोसिस 2 इन द सेकेंडरी ओसाइट, डिवाइड होगा। अब सेकेंडरी ओसाइट क्या बन गया, एग बन गया, और एक साइड में छोटी सी बॉडी बन गई, इसको कहते हैं हम सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या होता है, मेटाफेज फैक्टर विच कीप दिस एग इनटू सेकेंडरी ओसाइट स्टेज, मतलब वो फैक्टर्स जिसने इसको अब तक सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में रखा था वो डिसअपियर हो जाएंगे। एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर रिलीज होंगे, वो इसको प्रमोट करेंगे कि भाई अब तू अपनी मियोसिस 2 को कंप्लीट कर, ठीक है। सारा का सारा साइटोप्लाज्म कौन रिटेन कर लेगा, एग। सेकेंडरी जो सेकेंड पोलर बॉडी है वो कुछ देर में क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। 5 स्टेप समझ में आए हैं। पहला क्या है, स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज किया गया, कितने स्पर्म थे, कौन कौन उसकी मदद कर रहे हैं, कौन कौन बैरियर है, फंक्शनल मेच्योरिटी उसने अचीव करी, मेम्ब्रेन वीक हो गई। फिर वो फर्टिलाइजर एंटी फर्टिलाइजर क्रिएशन का रिकॉग्निशन हुआ, कुछ स्पर्म जाके एग से अटैच हो गए, ठीक है। स्पर्म ने अटैच होके स्पर्म लाइसिन रिलीज करने शुरू कर दिए ताकि एग की मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाए। मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गई, विटलाइन मेम्ब्रेन ने कौन बनाया, फर्टिलाइजेशन कौन, जिसके थ्रू अब वो एंट्री करेगा, अपना न्यूक्लियस उसके अंदर रिलीज करेगा। बट बिफोर दैट, जैसे ही स्पर्म विटलाइन मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, वैसे ही मियोसिस 2 जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। देखो जब तक उसकी मेम्ब्रेन डिसॉल्व हुई थी, मियोसिस 2 स्टार्ट नहीं हुई थी। मियोसिस 2 तभी स्टार्ट होगी जब वो कोन बन जाएगा और वो बिल्कुल विटलाइन मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा। मियोसिस 2 से एग बन गया, अब उसको एग कहोगे आप, ठीक है, और सेकेंड पोलर बॉडी बन गई। अब आती है फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या होता है, अब ये थोड़ा ध्यान से समझना। शुरू में देखना, शुरू में ये एग की मेम्ब्रेन है, दिस वन। ये नीचे साइटोप्लाज्म है जिसको आप कॉर्टेक्स भी कहते हो। बाहरी साइटोप्लाज्म डेंस होता है, अंदर वाला लूज होता है, मैं बता चुकी हूँ। पहला नंबर, पहले ऐसा है, इसमें छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। जैसे ही एक स्पर्म कांटेक्ट में आ गया, विटलाइन मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से ऊपर उठनी शुरू हो जाती, समझो इसको ध्यान से। पहले ये एक स्टेटस था कि विटलाइन मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के बिल्कुल साथ थी। अब विटलाइन मेम्ब्रेन ने ऊपर उठना शुरू कर दिया, स्पेस आ गया बीच में, इस स्पेस को कहते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इस स्पेस में आ जाएंगे। तीसरे नंबर पे क्या होगा, मेम्ब्रेन और ऊपर उठती है, साइटोप्लाज्म से बिल्कुल दूर चली जाती है, और ये ग्रेन्यूल्स जाके इस मेम्ब्रेन पे फिक्स हो जाती है। तो ये जो मेम्ब्रेन बन गई, दिस इज द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। मैं दोबारा समझाती हूँ क्या हो रहा है। पहले ये स्टेटस है, ये एग की मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, बाहर डेंस है और अंदर क्या है, लूज है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये मेम्ब्रेन, इसके अंदर कॉर्टिकल्स ग्रेन्यूल्स है, विटलाइन मेम्ब्रेन ऊपर उठ जाती है, साइटोप्लाज्म वही है, लेकिन अभी क्या है, स्पेस बढ़ गया है, उसमें गैप आ गया बीच में, सारा स्टेटस वही रहेगा, ठीक है। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इस गैप में आ गई, पहला। दूसरा, तीसरे नंबर पे क्या होता है, मेम्ब्रेन और ऊपर उठती है, ये साइटोप्लाज्म है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहां अटैच हो जाती है। अब जो ये मेम्ब्रेन है ये हार्ड हो गई है, दिस इज द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। इसका सिग्निफिकेंस बहुत बार पूछा जाता है, क्या फायदा है। देखो अब क्या है, एग की मेम्ब्रेन हार्ड हो चुकी है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इस पे अटैच हो चुके हैं, तो अब कोई और स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ये पॉलीस्पर्मी को अवॉइड करता है। जो फीमेल का एक यूट्रस होता है बेटा, नेचुरली वो एक ही प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सकता है, एक ही बच्चा उस यूट्रस में ठीक से पल सकता है, या हद ट्विंस 2, इससे ज्यादा प्रेगनेंसी को वो सपोर्ट नहीं कर सकता, या तो प्रीटर्म डिलीवरी हो जाएगी,
या कोई और इश्यू हो जाएगा। मतलब वो 9 महीने पूरे नहीं हो पाते, वो यूट्रस डिजाइन ही कुदरती तौर पे ऐसे किया गया है कि एक एम्ब्रियो सर्वाइव करे, या ज्यादा से ज्यादा 2, इससे ज्यादा नहीं। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फायदा क्या है, ये पोलिस्पर्मी को इंश्योर करता है। मतलब एक स्पर्म फ्यूज हो चुका है तो मेम्ब्रेन हार्ड हो जाती है, अब दूसरा नहीं करेगा। दूसरा, अब डिप्लॉइड ही अटेन हो चुकी है, मतलब वो डिप्लॉइड क्रोमोसोम 46 बन चुके हैं, 46 स्पर्म से, 23 स्पर्म से और 23 एग से, अब और नहीं आएंगे। ठीक है, लास्ट से अब जाइगोट बनेगा। अब स्पर्म अपना न्यूक्लियस अंदर रिलीज कर देगा, एग के न्यूक्लियस से फ्यूजन हो जाएगा, सिन कैरियोन जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियस का फ्यूजन होना। एनिमल पोल से ये आएंगे, वेजिटल पोल से नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्यूज हो जाते हैं और कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, जाइगोट। जो पाथ न्यूक्लियस फॉलो करता है स्पर्म का अंदर आने के लिए, उस पाथ को कहते हैं हम कॉपुलेशन पाथ। फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस क्या है ये हम अभी करेंगे, पहले मैं एक बार एनिमेशन दिखाती हूँ। प्लीज मुझे इस एनिमेशन देखने के बाद मुझे मैसेज ड्रॉप करो चैट में, कोई भी डाउट है तो मैं ये सातों स्टेप रिपीट करूंगी फिर से, इसको देखो एक बार। Fertilization in humans is internal. It takes place inside the body of the female. Semen, which contains the sperms, is introduced into the female genital tract during the act of copulation. The deposition of sperms in the vagina is called insemination. Human sperms are motile and rapidly swim towards the ovum, lying in the fallopian tube. The sperms pass the cervix, enter the uterus, and finally reach the ampullary isthmic junction of the fallopian tube. This is the site where the ovum lies and fertilization takes place. When a sperm meets the ovum is in the secondary oocyte stage. It has not yet completed its second meiotic division. The fusion of sperm and ovum is called fertilization. For fertilization, ये देख रहे हो, एग का न्यूक्लियस एक तरफ है, दिस इज द एनिमल पोल, राइट, और ये दूसरा पोल क्या है, वेजिटल पोल है। ये जो छोटी सी दिखाई दे रही है, दिस इज द पोलर बॉडी। ये जो बाहर लेयर्स हैं, कोरोना रेडिएटा, जोना पैलिसिडा, और अंदर क्या है, विटेलाइन मेम्ब्रेन। to take place, the sperms must be released in the vagina during the period that the egg is alive, that is, within 24 hours after ovulation. The sperm has to pass through the corona radiata and the zona pellucida to reach the plasma membrane of the ovum. When it reaches the zona pellucida, the acrosome releases its contents of lytic enzymes. These enzymes dissolve the zona pellucida. The sperm plasma membrane then fuses with the egg plasma membrane. This fusion triggers the secondary oocyte to complete its second meiotic division. जैसे ही स्पर्म उसकी कांटेक्ट में आएगा, उस वक्त उसको ट्रिगर करता है कि वो अपनी मियोसिस 2 को कंप्लीट करे। The second meiotic division is also unequal and leads to the formation of a second polar body and a haploid ovum. The nucleus of the ovum is now called the female pronucleus. The cortical granules present below the egg plasma membrane release enzymes which harden the zona pellucida and block further entry of sperm. जो मैंने आपको भी बताया था ना, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है, वो ग्रेन्यूल्स कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, अटैच होकर उसको हार्ड कर देती है कि नेक्स्ट स्पर्म उसके अंदर एंटर ना कर सके, पॉलीस्पर्मी को अवॉइड किया जा सके। The sperm nucleus now enters the cytoplasm of the ovum. The sperm nucleus is now termed the male pronucleus. The male and female pronuclei come together and fuse. The male and female chromosomes mix. This event is called karyogamy or amphimixis. Fertilization is thus completed. The fertilized ovum is called the zygote. Identical twins are formed when the zygote splits into two. Each split portion then develops into a complete new individual, and both are exactly identical to each other. On the other hand, non-identical or fraternal twins are formed when two separate eggs develop in the mother's body, and they get fertilized by two separate sperms.
ये जो है फ्यूजन, ये लास्ट जो मैं बता रही थी, फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, जब ये न्यूक्लियस एंटर करते हैं, ठीक है, तो एक पाथ फॉलो होता है न्यूक्लियस के थ्रू, स्पर्म का न्यूक्लियस जो पाथ फॉलो करता है, दैट इज नोन एज द कॉपुलेशन पाथ. दिस पाथ विल डिसाइड द एक्सेस ऑफ द क्लीवेज ऑफ द जाइगोट, कि अब जाइगोट कौन से एक्सेस में डिवाइड करेगा, वो कौन डिसाइड करता है, कॉपुलेशन पाथ. स्पर्म हमेशा एनिमल पोल से एंटर करते हैं, ठीक है. अब क्या होगा, देखो, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया सब स्पर्म से आएंगे साथ साथ. सेंट्रियोल आते ही एक इस एंड पर चला गया, एक इस एंड पर चला गया, रेड कलर से जो दिखाई दे रहे हैं, पोल्स पर आ गए. क्रोमोसोम दोनों के सेंटर में आ गए, ठीक है. अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे, राइट. फर्टिलाइजेशन के फायदे क्या होते हैं, इसमें गैमीट्स का फ्यूजन होता है, जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर से हैं, कुछ फादर से हैं, तो वेरिएशंस आएंगी. जैसे ही स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है, मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. स्पीशीज स्पेसिफिक डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो अटेंड होगा. मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है. क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि अब स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें आ चुके हैं. एग क्या है, एग के पास सेंट्रियोल नहीं होता, तो जो स्पर्म है वो कहाँ से आया, सेंट्रियोल कहाँ से आ रहा है, स्पर्म से. और यही सेंट्रियोल जो है, जो फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन, अभी क्या होगा बेटा, जाइगोट से ब्लास्टुला, मोरुला, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस बनेंगे, अब हम जब आगे पढ़ेंगे. उस जाइगोट से जो फुल फ्लेज एक फीटस बनता है, बच्चा बनता है, वो रिपीटेड डिविजन्स की वजह से बनता है. डिविजन्स के लिए सेंट्रियोल का होना बहुत जरूरी है. आप 11th में पढ़ चुके हो ना, पोल्स पे सेंट्रियोल्स होते हैं. तो ये सेंट्रियोल कहाँ से आए, स्पर्म से आए, क्योंकि एग के पास सेंट्रियोल नहीं है. ठीक है. कॉपुलेशन पाथ डिसाइड करेगा कि एक्सेस क्या होगा, मतलब जहां सेंट्रियोल जाएंगे वहीं पे ही जो है वो ही एक्सेस बन जाएगा डिवीजन का. फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या फायदा करती है, पोलिस्पर्मी को अवॉइड करती है. फर्टिलाइजेशन की लोकेशन क्या है, एम्पुला ऑफ दी फेलोपियन ट्यूब. ये जब एग 14th डे पे एग रिलीज होता है बेटा, एक आइडियल साइकिल अगर 28 दिन की है, तो उसके 14th डे पे एग रिलीज होगा, राइट. अब वो एग रिलीज हुआ वहां पर, लगभग है 2 दिन तक एग वहां रहता है. अगर उस 2 दिन के टाइम के दौरान स्पर्म वहां पहुंच जाता है, तो उन दोनों का फ्यूजन होगा, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी. टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, 14th to 16th डे, या मिडिल डे से आगे के 2 दिन. अगर किसी का 24 डेज का साइकिल है, तो उसमें कौन से बन जाएंगे, 12 से 14. ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ ये सब. अब इसके बाद 2-3 दिन का ही रह गया सिर्फ, इम्प्लांटेशन वो सब पढ़ना है हमें. फर्टिलाइजेशन जब हम पढ़ेंगे, तो इसकी लोकेशन, इसकी टाइमिंग पता होनी चाहिए आपको. 7 स्टेप्स में हमने इसको डिवाइड किया है. पहला क्या, अप्रोच ऑफ द स्पर्म. स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचता है, दिस इज द इंसेमिनेशन. कितने स्पर्म्स आते हैं, 3 to 3.5 मिलियंस. क्या क्या चीजें स्पर्म को मदद करती हैं, अब उसको एम्पुला तक मूव करना है, राइट. तो क्या क्या चीजें मदद करेंगे उसके मूव करने में, टेल मूव करने में मदद करती है. प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की कंट्रैक्शंस हैं, यूट्रस का सक्शन लाइक मूवमेंट होता है, वो सब. हिंड्रेंस बैरियर कौन कौन से हैं, थिक एंडोमेट्रियम एक बहुत बड़ा बैरियर है, एसिडिक पीएच होता है, फैगोसाइट्स होती हैं, वो सब कुछ. तो कुल मिला के मिलियंस में से लगभग 100 स्पर्म ही है जो वहां तक पहुंच पाते हैं. कैपेसिटेशन क्या होता है, जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आता है, तो फंक्शनल मैच्योरिटी अटेन करता है. कैसे करता है, स्टेरॉल्स हट जाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स हट जाएंगे, कैल्शियम आयन की एंट्री होगी, ठीक है, मेम्ब्रेन वीक हो जाएगी, स्पर्म लाइसिन रिलीज करेगी. तो इस तरीके से वो फंक्शनल मेच्योरिटी को अटेन करते हैं, राइट. फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन. एग के पास क्या है, फर्टिलाइजिंग, और स्पर्म के पास क्या है, एंटी फर्टिलाइजिंग. इस फर्टिलाइजिंग के ऊपर स्पर्मोफिलिक साइट्स होती हैं, स्पर्म इस पे आके अटैच होते हैं, तो ये लिमिटेड होती हैं. तो अगर लिमिटेड ना हो, तो बहुत सारे स्पर्म्स जो है वो एग के साथ अटैच कर जाएंगे. और अगर ये फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, तो
बहुत सारे किसी भी स्पीशीज के जो स्पर्म है वो आके अटैच कर जाएंगे, तो स्पेसिफिसिटी मेंटेन नहीं रह सकेगी। तो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग जो होते हैं वो स्पेसिफिसिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, प्लस स्पर्म का नंबर कम करने में, थिन आउट करने में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद स्पर्म कांटेक्ट में आया, स्पर्म लाइसिन रिलीज करते हैं। लाइसिन में लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, 3 तरह के हैं। पहले वाला कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम उसको डिसॉल्व करता है, हाइलुरोनिडेज, और फिर जोना पेलिसोडा को डिसॉल्व करने वाला एंजाइम। कुल मिला के अगर की आउटर मेम्ब्रेन जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, अब वो विटलाइन मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा। जैसे ही वो विटलाइन मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा, विटलाइन मेम्ब्रेन ऐसे उठ जाती है बीच में से, और इस उठाव को, इस बल्ब स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। ये वो पॉइंट है जहां पे एक्चुअली फ्यूजन होगा। जैसे ही स्पर्म का विटलाइन मेम्ब्रेन का कांटेक्ट होता है, वैसे ही मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले जो एग था वो सेकेंडरी ओवोसाइट था, अभी उसमें मियोसिस 2 होगी और वो अब एग बनेगा। तो इससे पहले हमें वर्ड यूज करना चाहिए था सेकेंडरी ओवोसाइट, ठीक है। तो जैसे कांटेक्ट में आया, मियोसिस 2 हुई, 2 सेल्स बन जाएंगे, एग और सेकेंड पोलर बॉडी। इस दौरान वो फैक्टर जो उसको मियोसिस 2 स्टेज में रखते थे वो तो डिसअपियर हो जाएंगे, वो फैक्टर जो आगे डिवीजन करते हैं वो प्रमोट करेंगे। मतलब कुल मिला के उसको मियोसिस 2 की तरफ प्रोसीड करना है, राइट। तो वो फैक्टर जो उसको प्रोसीड रोक के रख रहे थे वो अब खत्म हो जाएंगे, और प्रोसीड कराने वाले फैक्टर है ना, फेज प्रमोटिंग फैक्टर रिलीज हो जाएंगे। अब आएगी कॉर्टिकल रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मेम्ब्रेन हार्ड होने लग जाती है, विटलाइन मेम्ब्रेन थोड़ी सी ऊपर उठती है और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स उसके अंदर रिलीज होती हैं। फिर तो उसके बाद वो थोड़ी और ऊपर जाती है और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स उसके साथ अटैच हो जाती है और मेम्ब्रेन जो है वो हार्ड हो जाती है। हार्ड होने का फायदा क्या है कि अब कोई और स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, पॉलीस्पर्मी अब नहीं होगी, राइट। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फायदा क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एक केमिकल रिलीज करती हैं जिससे वो हार्डनेस देती है उसको। अब क्या होगा, स्पर्म अपना न्यूक्लियस रिलीज करेगा, वो न्यूक्लियस जिस पाथ को फॉलो करेगा, दिस इज द कॉपुलेशन पाथ। स्पर्म से ही सेंट्रियोल आएंगे, एग के पास सेंट्रियोल नहीं है। सेंट्रियोल जिस पॉइंट पे चले जाएंगे वो एक्सेस बन जाएगा डिवाइड करने का। आप माइटोसिस मियोसिस पढ़ते थे ना, उसमें एक्सेस होता है डिवीजन का, जहां सेंट्रियोल होंगे वहीं स्पिंडल फाइबर्स आएंगे, वैसे ही डिवीजन होगा। तो वो सेंट्रियोल डिसाइड करेंगे कि एक्सेस क्या है। न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे आपस में, क्रोमोसोम्स फ्यूज हो गए उनके, राइट। तो अब जो स्ट्रक्चर बन गया, दिस इज द जाइगोट। अब वो डिवाइड करता जाएगा और फुल फ्लेज क्या बन जाएगा, फीटस। ये सब कुछ वहां हो गया फिलोपियन ट्यूब में। इम्प्लांट कहाँ होगा, वो यूट्रस के अंदर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो इम्प्लांटेशन फ्लोपियन ट्यूब में हो जाती है उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो उसमें सर्जरी करके उसको निकालना पड़ता है, क्योंकि वहां पे तो वो फीटस जो है वो ग्रो नहीं कर सकता, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मानी जाती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के फायदे क्या क्या है, मतलब सॉरी सिग्निफिकेंसेस क्या क्या है, ये हमने पढ़ लिए। यहाँ पर कहाँ होती है, एम्पुला में, कौन से डे में होती है। आप मिडिल डे से आगे 2 दिन काउंट करके चलो, 2 दिन तक वो एम्पुला में रहता है। इसको प्लीज अच्छे से आज कर लेना, नेक्स्ट हम कल करेंगे इम्प्लांटेशन वगैरह। 2-3 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगला जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, वो बहुत छोटा है, हार्डली 3 दिन का। फिर हम इसी यूनिट का एक पूरा टेस्ट रखेंगे, स्कूल का हो ना हो, लेकिन हम एक पहले यूनिट टेस्ट रखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट का होगा। ये 2 यूनिट कंप्लीट करने के बाद वी विल स्टार्ट विद द बायोटेक्नोलॉजी, राइट।